गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 3 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है लखनवी अदा अंदाज और जिसके लेखक हैं यशपाल। हमने इसके एक भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। हमने जो पहले अध्ययन किया था उसमें ये था कि जो ये लखनवी अंदाज है, इस रचना में क्या किया गया है कि वास्तविकता की उपेक्षा कर बनावटी जो जीवन शैली है उस पर व्यंग किया गया है, कि उसको अपनाने वाले पे कि कटाक्ष किया गया है कि और कवि ने इस रचना में भी यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कथ्य के बिना है वो कहानी नहीं लिखी जा सकती है। तो स्टूडेंट, हमने जो पाठ पढ़ा था उसमें हमने देखा कि नवाब साहब है वो किस तरह से अपने खीरे को सजाते हैं और किस तरह से लेखक हैं वो उनको लेखक को देखकर ऐसे महसूस करते हैं। अब हम उसके आगे का जो पाठ है वो पढ़ते हैं। हम नवाब साहब ने पेज नंबर अपना जो लखनवी अंदाज शुरू हो रहा है उसके दूसरे पेज से हम जो चौथा पैराग्राफ है वहाँ से पढ़ेंगे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। बल्ला, शौक कीजिए कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर जो लेखक बैठे हुए थे उसमें जो लेखक को जो वो है ये अपने नवाब साहब ये कहते हैं कि वल्ला शौक कीजिएगा, कि आप भी शौक फरमाइए, यह लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा क्या है? यानी खीरे की एक खास किस्म होती है, उसे कहते हैं बालम खीरा। तो वो कह रहे हैं कि ये लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा है। नमक उसमें क्या किया था, जो नवाब साहब थे उन्होंने क्या किया कि उसमें नमक मिर्च छिड़क दिया। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा? हेलो, यस मैम। आवाज सुनाई दे रही है ना? यस मैम। नमक, यस मैम। ठीक है बेटा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से वो जो ताजे खीरे की पनियाती फांके, पनियाती यानी पानी से जो भरी हुई है, जो खीरा है वो पानी का होता है, आप जानते हैं सभी। तो वो कह रहे हैं कि जो उस पर क्या किया, नमक और मिर्च छिड़क दिया। फिर जो ताजा खीरा था उसकी जो पानी से भरी हुई जो फांके देखकर है पानी मुंह में जरूर आ रहा था। किसके? लेखक के। लेकिन इनकार कर चुके थे। लेकिन लेखक ने क्या किया था? इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उन्होंने समझा कि आत्मसम्मान यानी अपने स्वाभिमान को निभाना ही उचित है। उत्तर दिया, शुक्रिया। उन्होंने जो अपने नवाब साहब है उन्होंने क्या उत्तर दिया? शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइएगा। कि इस वक्त तलब महसूस हो रही है, कि बहुत तलब महसूस हो रही है, यानी खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, और मैदा भी कमज़ोर है। मैदा यानी अमाशय, जिसे हम पाचन शक्ति जिसे बोलते हैं, या फिर जो अपना पेट है, तो जिसे वो कह रहे हैं कि मैदा भी कमज़ोर है, कि मेरा पेट भी ज़रा कमज़ोर है, या मेरा अमाशय है वह भी कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइएगा। किबला यानी जिसे हम बोलते हैं ना कृपया, प्लीज़, उसे उर्दू में कहते हैं किबला, यानी कृपया आप भी शौक फरमाएगा। ये सम्मानजनक संबोधन शब्द है किबला। तो वो कह रहे हैं किबला शौक फरमाइएगा, कि कृपया आप भी शौक फरमाएंगे। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। नवाब साहब थे, उन्होंने सतृष्ण आंखों से यानी ललचाई आंखों से, सतृष्ण किसे कहते हैं? ललचाई आंखों से। जो लालच में हम जो चीजें देखते हैं उसके लिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी लालच से जो लालची आंखों से जो नमक मिर्च के लगा हुआ था खीरा था उसकी तरफ देखते हैं। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। वो भी क्या है, नवाब हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ी होशियारी करते हैं और अपने आप में यह दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े रईस है। तो वो क्या करते हैं कि फिर बाहर खिड़की तरफ बाहर देखते हैं
और एक दीर्घ निश्वास लिया, यानी लंबी, दीर्घ यानी क्या होता है, लंबी लंबी श्वास वो लेते हैं। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फिर उन्होंने क्या किया कि जो खीरा सजा के उन्होंने रख रखा था उसमें से उन्होंने एक खीरे को उठाया और उसकी फांक को उठाकर अपने होठों तक ले गए। जो उन्होंने सजा कर रख रखा था ना खीरा, उन्होंने पहले उन लेखक को पूछा कि आप खा रहे हैं, कि जब उन्होंने मना कर दिया तब वो क्या किया कि उन्होंने पहले तो खिड़की से बाहर देखा और फिर उन जो खीरे थे उनमें से एक फांक को उठाया और अपने होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद से पलके मूंदे और मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। उन्होंने क्या किया कि फांकों को सूंघा के, पहले तो जो फांके थी खीरे की उसको उन्होंने सूंघा और फिर स्वाद के आनंद में पलके मूंद ली। फिर ऐसा लगा जैसे बहुत ही उनको केवल सूंघने से ही उनको बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे उन्होंने स्वाद के मारे क्या किया कि अपने आंखें हैं वो मूंद ली, यानी आंखें बंद कर ली। कि किसी भी चीज को जैसे हम खाते हैं तो हमें बहुत स्वाद आता है, वैसे ही उन्होंने खीरे को देखा और वह स्वाद से उन्होंने अपनी आंखें हैं वो मूंद ली तथा नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। फिर क्या किया उन्होंने, नवाब साहब ने क्या किया कि जो फांक उठाई थी उन्होंने, जिसको सूंघा था और जिससे सूंघ कर अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसको सूंघ कर वो क्या करते हैं, फांक को, उस फांक को, खीरे की फांक को खिड़की के बाहर छोड़ देते हैं। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने क्या किया, अपना रहीसाई दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो नवाब होते हैं वो केवल स्वाद, केवल उनकी सुगंध से ही उनका पेट भर जाता है। यह लेखक को दिखाने के लिए वो क्या करते गए, एक एक फांक को सूंघते गए और सूंघ सूंघ करके मन में से स्वाद ले ले करके और खिड़की से उसे बाहर फेंकते गए। क्यों फेंकते गए, क्योंकि वह लेखक को क्या दिखाना चाहते थे, वो लेखक को यह दिखाना चाहते थे कि जो रईस लोग होते हैं, जो नवाब होते हैं, वो चीजों को केवल सूंघ कर ही उनका पेट भर जाता है, वो यह दिखाना चाहते थे। हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि नवाब साहब ने खीरे की फांक को तो क्या, खीरे की फांक क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले जाते, फांकों को सूंघते, स्वाद के आनंद में पलके मूंद लेते, मुंह में जब पानी भर आता तो पानी का घूंट है वो गले में उतार लेते और नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ देते। और इसी तरह नवाब साहब ने खीरे की फांकों को नाकों के पास ले जाकर वासना से रसवासदन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे और हम इसको अपनी भाषा में लिखेंगे। आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, खीरे की एक फांक से लेके बाहर फेंकते गए, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। प्रश्न अपना बनता है कि नवाब साहब ने खीरे की फांक को क्या किया, तो हम इसको अपनी भाषा में इसका अपना उत्तर है वो लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की पे बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। नवाब साहब ने क्या किया, इसी तरह से खीरे की सब फांकों को क्या किया, खिड़की के बाहर फेंक दिया। और पहले उनका तरीका क्या था कि उस खीरे की फांक को उठाते, फिर नाक के पास ले जाते, उसको सूंघते और सूंघ करके एक रसा स्वादन करते, एक लंबी सी सांस खींचते, जैसे ऐसा लगता कि वो बड़े खाकर हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं और उनका केवल सूंघने मात्र से उनका पेट भर गया है। ऐसे कर करके वो एक एक है खीरे की फार बाहर फेंकते गए। जब उन्होंने सारी फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया तब क्या किया, उन्होंने तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। कि उन्होंने जैसे कि जो वो खीरे हैं वो खा लिए हो, इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि तौलिए से अपने हाथ पोंछ लिए और अपने होठों को पोंछ लिया और गर्व से यानी घमंड से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया और फिर घमंड से ऐसे गर्व से कि देखो हम लोग जो नवाब होते हैं वो खीरे को खाते नहीं हैं, केवल उनकी सुगंध से ही उनका पेट भर जाता है। यह दिखाने के लिए उन्होंने गर्व से लेखक की ओर देख लिया। मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका।
और ऐसा लग रहा था कि मानो वो यह कह रहे हो कि ये जो खानदानी रईस होते हैं उनका यह तरीका होता है। ये भी अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों से खानदानी रईसों का तरीका तक, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे हम। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह खानदानी रईसों का तरीका। कि ऐसा लग रहा था जैसे वो यह दिखाना चाह रहे थे कि जो खानदानी रईस होते हैं उनके खाने का यह तरीका होता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। नवाब साहब खीरे की तैयारी की, उन्होंने किस प्रकार खाने के लिए खीरे की तैयारी की थी कि उसको एक तौलिए पर उन्होंने बिछाया था, फिर एक फांके रखी थी, फिर उन पर नमक मिर्च को बुरेका था, फिर उनको करीने से सजाया बड़ी नफासत से, नज़ाकत से। तो इस प्रकार वो जब उन्होंने खीरे नवाब साहब की ने तैयारी की थी और फिर उसको जैसे खाने के लिए जैसे इस्तेमाल किया था, इससे वो ये लेखक को ये दिखाना था कि इससे ही वो बहुत थक गए हैं और थक कर वो लेट गए हैं। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा और यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हमें तस्लीम में यानी स्वीकृति में, कि जैसे हम कोई स्वीकृति दे रहे हों तो तस्लीम में खम करना यानी झुका लेना पड़ा, कि हमें उस जो नवाब साहब थे उनकी स्वीकृति में क्या करना पड़ा, सिर खम कर लेना पड़ा, यानी सिर को हमें झुका लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब। तहजीब यानी बताया था मैंने आपको कि सभ्यता, शिष्ट जो आचरण होता है, नफासत यानी जो स्वच्छता है, और नज़ाकत यानी नाजुक तो तरीका है उसे कहते हैं। तो जैसे लेखक हैं वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे हमें वो जो नवाब साहब है वो ऐसे बता रहे हों कि यह हमारी जो खानदानी नवाब होते हैं, जो रईस होते हैं, वह उनका यह एक तरीका है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। लेखक कह रहे हैं कि हम गौर कर रहे थे कि खीरा है वो इस्तेमाल करने के तरीके के, तो जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया था उसको खीरे को, इसके करने के तरीके से और खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से, कि खीरे की सुगंध से और कल्पना मार से केवल उदर की पूर्ति हो सकती है, यानी पेट भर सकता है। इस कल्पना से ही लेखक है वो विचार में पड़ गए थे कि यह खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का जो सूक्ष्म, जो महीन और नफीस यानी जो बढ़िया या उत्कृष्ट तरीका है, और एब्स्ट्रैक्ट या आकार या जो जिसका रूप से रहित होना, या जिसकी कल्पना मात्र, जिसको हम बोले एब्स्ट्रैक्ट तरीका यानी कल्पना मात्र से, जिसकी कल्पना मात्र से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। उदर यानी पेट की तरीके तृप्ति भी हो सकती है, कि जिसको हमने चीज को खाया ही नहीं और केवल उसको सूंघ कर ही केवल बाहर फेंक दिया, ऐसा करने से भी क्या पेट भर सकता है। लेखक इस बात पर को सोचते रहे। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने क्या दिखाने का प्रयास किया कि उन्होंने खीरे खाए हैं और खीरे की सुगंध से ही उनका पेट है वो भर गया है। तो उन्होंने क्या दिखाया कि उन्होंने ऊंचे स्वर में डकार लेनी शुरू कर दी, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, और नवाब साहब ने हमारी ओर से मतलब किसका है, हमारी ओर से मतलब लेखक जो बैठे हुए थे उनके साथ, उनकी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, कि खीरा लजीज होता है। लजीज यानी खीरा है वो स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील का मतलब भारी, भारी होता है, कि जो खीरा लजीज है, लजीज होता है यानी खाने में तो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन शकील, शकील किसे कहते हैं, जो भारी कठिनाई से पचने वाला होता है उसे कहते हैं उर्दू में शकील। लेकिन होता है शकील, लेकिन ये बहुत ही कठिनाई से पचने वाला होता है। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नामुराद यानी, नामुराद किसे कहते हैं, अभागे को, कि जैसे अभागा है
वो मैदे मैदे यानी पेट पर अमावस्या पर क्या है बोझ डाल देता है, यानी उससे खाने से अपना जो पेट है वो भारी हो जाता है। वो ये बात कहकर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, वो यह बात कहकर ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि जो नवाब होते हैं वो उससे भी हल्का खाते हैं। जैसे लेकिन हम जानते हैं जैसे कि जो खीरा होता है वो तो बहुत ही हल्का होता है, उसमें तो क्या होता है केवल पानी होता है, पानी का बना होता है ना वो, तो वो कोई पेट पर भारी नहीं होता। लेकिन जो नवाब साहब थे वो क्या दिखाना चाहते थे कि ये इतनी जो खीरा है वह उनके लिए बहुत बड़ा भारी है, क्योंकि वो इससे भी हल्की चीजें खाते हैं। तभी वो कहता है कि खीरा लजीज होता है, कि खीरा खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट होता है लेकिन होता है शकील, कि लेकिन क्या होता है भारी शकील यानी भारी कठिनाई से पचने वाला होता है, और ये पेट पर बोझ डाल देता है, यानी इसको खाने से पेट है वो भारी हो जाता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए यानी समझ में आ गया। लेखक को क्या समझ में आ गया, पहचाना ये है नई ही कहानी के लेखक। लेखक क्या सोचकर घर से बाहर निकले थे कि अब वो बाहर जाएंगे, फिर अपनी बाहर जाकर जो दृश्य देखेंगे या जो इंसान देखेंगे, जो प्रकृति के दृश्य हैं, जो इंसान हैं, या फिर वो कोई और चीजें हैं जो लेखक को रचना के लिए प्रेरित करती है, तो फिर उनको भी क्या हुआ कि इससे उन्होंने प्रेरणा मिली, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, उनके समझ में आ गया कि ये नई कहानी के लेखक, ये उनकी जो नई कहानी वो बनाना चाहते हैं, इसके लेखक ये हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। फिर लेखक को ऐसे समझ में आ जाता है कि जब के खीरे की सुगंध से और उसकी स्वाद की कल्पना मात्र से जब पेट भर सकता है और पेट भर से जब डकार आ सकती है, तो बिना विचार के भी, कि हम कोई विचार नहीं करें, उसके लिए कोई घटना नहीं हो या कोई पात्र नहीं हो, और लेखक की जब इच्छा हो, तो लेखक की इच्छा मात्र से जब नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती, क्यों उनको ये क्या देखकर लगा कि जब लेखक हैं नवाब साहब को देखते हैं कि जो खीरे की सुगंध और कल्पना से जब उनका नवाब साहब का पेट भर गया, डकार आ गई, तब फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लेखक भी है वो बिना विचार के, घटना के और पात्र के है वो नई कहानी लिख सकती है। तो उन्होंने उसी वक्त निर्णय कर लिया कि क्यों नहीं बन सकती, मैं भी अब नई कहानी लिखूंगा। तो लेखक को किससे प्रेरणा मिली है, लेखक को, माइक बेटा बंद कर दो, माइक अपना बंद कर दो, क्लास डिस्टर्ब होती है इससे। तो वो कह रहे हैं कि मैं भी अब नई कहानी लिखूंगा। तो स्टूडेंट हमारा जो पाठ है लखनवी अंदाज ये है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं इसमें अपना प्रश्न अभ्यास देखिए कि लेखक ने को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए नए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जो अपने प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं उसमें पहला प्रश्न अपना दिया गया है। तो लेखक के जब डिब्बे में प्रवेश किया था तो क्या हुआ था कि पहले से ही उसमें कौन मौजूद थे, नवाब साहब मौजूद थे। लेखक ने गौर किया कि उसने अचानक जब लेखक हैं अचानक है वो नवाब साहब के सामने चले जाते हैं, तो उनको देख करके सॉरी जो लेखक हैं नवाब साहब के जब डिब्बे में चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि नवाब साहब उनको देखकर खुश नहीं है, क्योंकि उनके एकांत में है वो भंग हो गया है। फिर वो क्या करते हैं कि नवाब साहब ने अपनी तरफ से कोई भी अपना जो परिचय बढ़ाने में कोई उत्साह नहीं दिखाया है। तो लेखक भी उनके जब देखते हैं कि उनका कोई भी मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी अपना परिचय है वो उनको नहीं देते हैं और चुपचाप जाकर वहां पर डब्बे में बैठ जाते हैं। तो नवाब साहब के जब देखते हैं कि नवाब साहब ने उनको देखकर उनकी उपेक्षा की है और वो खिड़की से बाहर देखने लग गए हैं, तब लेखक को भी महसूस हो गया कि उनको देखने की
कि उनको देखने उनके साथ उनको बैठने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, वो अपने आप को एकांत में एकांत है, वो ऐसे सोच रहे कि मेरा एकांत भंग हो गया है। तो ये उपेक्षा का भाव देकर लेखक समझ गए कि लेखक वो नवाब साहब उनसे तनिक भी बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। दूसरा अपना प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उसके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो नवाब साहब थे, नवाब साहब क्या करते थे? अपनी रईसों को जताना चाहते थे। वो ऐसे जताना चाहते थे कि वो बहुत ही खानदानी रईस हैं, और उनके इसके लिए उन्होंने खीरे का आस्वादन का एक निहायती तरीका पेश किया। उन्होंने क्या किया? बड़े मनोयोग से खीरे की फांके को करीने से सजाया, उन पे नमक मिर्च है वो बुरकी, फिर उनको सूंघा और मन ही मन में उनका स्वाद लिया और फिर सबको खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो वह ये क्या करना चाहते थे कि उन्होंने वह खानदानी रईसों की नज़ाकत है, नफासत है और अपनी तहजीब का प्रदर्शन करना चाहते थे। उनकी चेष्टाओं से प्रकट होता था कि जो लखनवी है, नवाबों की जो बनावटी जीवन शैली के ये कायल है, यानी जो लखनऊ के जो नवाब हैं ये बनावटी जीवन शैली से जीते हैं। उनके पास अपनी व्यक्तिगत दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता, ये उनके मन में बनावटी होता है, सब कुछ बनावटी वो दिखाना चाहते हैं और वह खुद को आम आदमियों से विशिष्ट दिखाना चाहते हैं। उनकी क्या सनक रहती है कि वो अपने आप को विशिष्ट दिखाए, कुछ अलग दिखाए, इसकी सनक से वो पीड़ित रहते हैं। उनके स्वभाव में खानदानी जो रईस का मिथ्या दम्भ रहता है, उनके मन में क्या रहता है कि हम खानदानी है, ये उनके मन में घमंड रहता है, ये दिखाना चाहते हैं। तो उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव को प्रकट करता है? उनके ऐसा करना उनके जो मिथ्या जो घमंड है उसको प्रदर्शित करता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम खानदानी रईस हैं। तीसरा है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यशपाल हैं वो क्या है? स्वयं क्या है? एक कहानीकार हैं और वह कहानी की रचना की शिल्प और शैली प्रक्रिया से भली भांति परिचित थे, क्योंकि किस प्रकार से कहानी है या निबंध है या कोई भी उपन्यास है, कुछ भी अगर एक रचनाकार है वो लिखता है तो उसकी शिल्प क्या प्रक्रिया रहती है, इससे वो भली भांति परिचित थे। और उन्होंने अतः नई कहानी की विचित्र मान्यताओं पर उन्होंने व्यंग करना उनके लिए स्वाभाविक है। हम उनके विचार से, आप लिखोगे कि हम उनके विचार से सर्वथा सहमत है कि बिना विचार और घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। क्यों सहमत है? क्योंकि जब खीरे को खाए बगैर केवल उसकी सुगंध से जब पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो क्या हो सकता है कि बिना, हमने अभी पढ़ा था अपनी लास्ट की लाइन में कि तो बिना विचार, घटना और पात्रों की भी कहानी रचना संभव है। तो लेखक कह रहे हैं कि जो यशपाल हैं वो उन्होंने शुरू में हमें लेखक क्या बताया था कि क्या जो नई कहानी है उसको लिखने के लिए बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी रचना लिखना संभव है। उन्होंने शुरू में कहा था कि संभव नहीं है, लेकिन जब वो देखते हैं कि उस खीरे को खाए बगैर और उसके सुगंध से उसका लेखक का नवाब साहब का पेट भर सकता है, तो बिना विचार और घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? तो ये इस विचार से हम सहमत नहीं हो सकते कि बिना विचार, पात्र और घटना की कहानी लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि है ना, किसी भी कहानी कार्य को कहानी को लिखने के लिए क्या चाहिए? कथ्य या कथानक पर विचार करना पड़ता है।
वह शून्य से रचना नहीं कर सकता, कि यानी कोई भी चीज शून्य है उसे रचना कर ले। किसी घटना या घटनाओं का होना बहुत जरूरी होता है, कि कोई भी घटना हो, उन घटनाओं को केंद्र बनाकर ही कोई बात है वो लिखी जा सकती है। और कहानी में जो पात्र हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और अतः विचार, घटना और पात्र रहित रचना की लीक से हटकर कुछ लिखने को कौतूल ही कहा जा सकता है, उसे कहानी नहीं कहा जा सकता। कि यानी किसी भी हम कहानी को लिखने के लिए उसमें कोई घटना का होना जरूरी है, उसमें कोई भी किसी भी चीज का होना जरूरी है। मान लो हम कहीं गए हैं, किसी की रोचक यात्रा का वर्णन करे हैं, तो वहाँ की जो किस प्रकार से हमने यात्रा की उसके बारे में हमें पता होता है। तो वो लेखक कह रहे हैं कि क्या आप लिख सकते हैं कि बिना विचार और घटना के? तो हम इस बात से सहमत नहीं है कि हमने नवाबों की तरह हम बिना पात्र के और बिना घटना के कहानी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? कि आप इस जो निबंध है इसको और क्या नाम देना चाहोगे? तो कहानी के कथ्य उद्देश्य को हम ध्यान में रखते हुए और भी उसे शीर्षक दे सकते हैं, जैसे नवाबी शान, खानदानी रईस, और नवाबी सनक या दिखावटी जिंदगी, दिखावटी जीवन शैली इत्यादि हम इनका नाम दे सकते हैं। फिर अगला है अपना कि नवाब साहब ने खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो हमने अभी जो अपने चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था, पेज नंबर आपको अपना लखनवी अंदाज जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसमें जो दूसरा अपना है लखनवी अंदाज का जो दूसरा पेज है उसमें देखो कि नवाब साहब ने फिर एक पल यहाँ से करेंगे कि खीरे को नीचे रखा, तौलिए से झाड़कर सामने बिछा लिया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरे को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गई और फिर उसमें जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी छिड़कते गई। और फिर बहुत ही नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। और फिर यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग, इसको हम अपनी भाषा में लिखेंगे कि नवाब साहब ने कुछ समय अनिश्चय कर असमंजस में रहने के बाद में क्या किया, खीरे खाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने तौलियों को अपने सामने बिछाया, फिर लोटे के पानी से खिड़की से बाहर धोया, फिर उसके बाद उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरे को सिरों से काट दिया और खीरे के सिरों पर गोद गोद कर उनका कड़वा भाग है वो निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने खीरे को सावधानी से छीला और फाके को काटकर तौलिए से करीने पर रख दी। उन्होंने खीरे वाले द्वारा दी गई नमक और जीरे की जो लाल मिर्च की पुड़िया है वो निकालकर खीरे की फांकों पर बुरक दी। और सारी तैयारी करते हुए उनके हाव भाव और जबड़े के हरकत से पता चल रहा था कि खीरे की स्वाद और कल्पना से उनके मुंह में पानी आ रहा है। हमने ये जो प्रक्रिया पढ़ी है अभी अभी, उसमें हम उसको अपनी भाषा में लिखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने खीरे का है वो स्वाद लिया था। अगला है रचना और अभिव्यक्ति में किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो हम अनेक चीज़ों का क्या करते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं। प्रत्येक के रसास्वादन के लिए कि हमें अच्छी लगे उसके लिए हम अलग अलग की तैयारी करनी पड़ती है हमें। जैसे हम कोई फल खा रहे हैं, तो फल खा रहे हैं तो उसको पहले क्या करेंगे, हम फल खाने के लिए उसको पहले धोएंगे। ऐसे ही थोड़ी खा लेते हैं हम फलों को, हम फल को बाजार से लाते हैं, फिर उसको खाने के लिए उसके क्या करते हैं, पहले पानी से उसको धोते हैं। फिर कोई भी जैसे कोई मसाला डालने वाला हो तो उस पर हम उसके अकॉर्डिंग, फलों के अकॉर्डिंग मसाला डालते हैं।
और फिर जैसे है सब्जी है, तो हम सब्जी साफ करने के लिए ऐसे थोड़ी करते हैं कि बाजार से लाए और सीधा खा लिया। सब्जी कोई भी लाते हैं हम बाहर से, तो सब्जी को पहले हम बाहर से लाएंगे तो वो उसको धोएंगे, फिर उसको साफ करेंगे, फिर फिर क्या करते हैं हम उसको फिर तेल में या घी में उसको छोकना होता है, फिर उसको हमें पकाना पड़ता है। ऐसा ही हम कोई फल का रस है वो पीते हैं, तो उसको के लिए क्या करते हैं, फलों को धोएंगे, फिर उसको छीलेंगे, फिर छील कर उसको हम उसका जूस निकालेंगे। ऐसे ही रोटी खाती है रोटी खानी है हमें, तो रोटी खाने के लिए हम सीधे रोटी थोड़ी खा लेते हैं। रोटी खाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम गेहूं है उसको पिसवाते हैं साफ करके, फिर उसका आटा बनता है, आटा बनने के बाद हम उसको गूंथते हैं, फिर उसको गूंदना पड़ता है, फिर उसकी लोई बनाते हैं, लोई बनाकर क्या करते हैं, तवे पर डालते हैं, तवे पर डालने के बाद फिर उसको सेकना पड़ता है, और फिर घी से चुपड़ने के बाद वह तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार चाहे वो फल हो, चाहे रोटी हो, चाहे कोई सब्जी हो, हमें उसे खाने के लिए पहले उसको साफ करना पड़ेगा। उसकी पहले की जो प्रक्रिया है वो हमें करनी पड़ेगी। मैंने इन जो फल के हैं, जो सब्जी के हैं और जो आटे के उदाहरण तो इसलिए दिए हैं क्योंकि आप है वो अपने घरों में रोज ये देखते ही हैं। तो लेखक मेरे से यही प्रश्न पूछा गया कि किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं, किस प्रकार की तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी है वो हमें मैंने आपको बताई है। फिर अगला प्रश्न है कि खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनको शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए कि जो नवाब होते हैं वो सनकी होते हैं। इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो आप कोई भी किसी के बारे में लिखिए। तो एक नवाब साहब के एक वंशज को कुल्फी की कड़ी बहुत पसंद थी। क्या थी? कुल्फी की कड़ी। कुल्फी की कड़ी बनती थी, उनको बहुत पसंद थी। एक बार कुल्फा ना मिला तो उन्होंने पूरे शहर की सब्जी मंडियों से कुल्फे की तलाश की। एक दुकान से कुल्फा लाकर कढ़ाई बनाई गई। बनने के बाद उसे एक बड़े बड़े कटोरे में रखा और नाली में फेंक आए। इस कुल्फे ने पूरे शहर में घुमाया गया और उसकी अब यही सजा है। ये इस तरीके के प्रश्न हैं जो नहीं आते, इसको आप नहीं कीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न हैं वो नहीं आते। अब नेक्स्ट है अपना, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ हो तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए कि सनक है वो केवल इसका कोई सकारात्मक यानी कोई अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है, या नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इस सनक को प्राय एक नकारात्मक व्यवहार के रूप में देखा जाता है कि ये सनकी है। ऐसे नहीं कहते क्या इसको ये सनक है काम करनी, कोई भी काम की सनक हो सकती है वो, तो हम उसको एक नेगेटिव रूप में देखते हैं। सनक में जो कार्य करने वाले व्यक्ति को किसी काम की धुन सवार रहती है, यानी कि कोई भी काम हो जाए उसकी उसकी क्या हो जाती है, उसको धुन सवार हो जाती है कि मुझे तो ये काम करना ही है। और तब उसका विवेक और जो तर्क है वो क्षीण हो जाता है। किसमें? सनक में। वो उसके जो विवेक यानी उसकी बुद्धि है और उसकी जो सोचने की शक्ति है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन सनक के अनेक सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। ये तो नकारात्मकता के बारे में बताया कि जो सनक हो जाती है उसमें नकारात्मकता रहती है, तब क्या है उसमें काम ये सही है या गलत है, उसमें ये सोचने का उसे पता नहीं रहता। उसकी जो बुद्धि है जो सनकी व्यक्ति की, वो सोचने की शक्ति उसमें क्षीण हो जाती है और वो उसी काम के पीछे लगा रहता है, चाहे वो ये नहीं देखता कि ये काम सही है या गलत है। लेकिन हम इसके जो सनक के है वो सकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। वो क्या है? जैसे शूरवीरों के जो कीर्तिमान हैं, जो पर्वतरोही होते हैं, उनको ये पता रहता है कि मेरी है मैं पर्वत पे जाऊंगा तो मुझे रास्ते में बहुत रुकावट आएगी, बाधाएं आएगी, लेकिन और उसमें उनके जीवन का खतरा भी रहता है। लेकिन उनको क्या रहती है, वहां पर जाने की एक सनक रहती है। तो वो उस सनक के सहारे वो अपने जो पर्वत है उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसमें उनको ये पता होता है कि उनके बीच में मृत्यु का संकट भी है,
इसी तरह जो वैज्ञानिक है वो नित नए नए चमत्कार करते हैं, ये उनकी किनका सनक का ही तो परिणाम है। वो ये देखते हैं कि मैं ये नया आविष्कार करूंगा, इसके क्या परिणाम होंगे, वो इस बात को देखते हैं और उस सनक से यानी उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो ये एक सकारात्मक परिणाम होता है कि वो किसी के हित के लिए होता है। ऐसे ही जो अपना स्वतंत्रता आंदोलन होता था, उसमें जो स्वतंत्रता के जो आंदोलनकारी थे वो हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने एक सनक पैदा कर ली कि किसी भी हालत में अपने देश को स्वतंत्र कराना है। तो ये क्या है, ये एक सकारात्मक सनक है। इससे क्या है कि हमारे देश को क्या मिली, आज़ादी मिली। तो लेखक यही पूछ रहे हैं कि क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है। तो हाँ, वैज्ञानिक है उनका सकारात्मक रूप हो सकता है, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया उनका ये स्वतंत्र वो हो सकता है। जो पर्वतारोही है उनका जो सनक की है उनका सनक का उनकी सनक का ये सकारात्मक रूप हो सकता है। ऐसे ही जो कोई भी काम हो और जो लोक हितकारी हो, लोगों को कल्याण के लिए हो, वो उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का हमने तीसरे पार्ट का पूरा अध्ययन कर लिया है। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? नो मैम। नो मैम। मैं इसको आपको पीडीएफ भेजूंगी, आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और फिर है ना